नमस्कार। IND स्पेशल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं योगी राज योगेश और आज हमारे स्टूडियो में बेहद ख़ास मेहमान हमारे साथ हैं। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि बेहद ख़ास और स्पेशल क्योंकि इनकी पहुंच आपके घर घर तक है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिसने भी महाभारत देखी उसने महाभारत के सबसे शक्तिशाली कैरेक्टर भीम के बारे में ज़रूर जाना होगा, पहचाना होगा। और हमारे स्टूडियो में वही भीम तशरीफ़ लाए हैं, सौरभ गुर्जर जी। तो भीम उर्फ सौरभ गुर्जर जी, सौरभ जी प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, ये तो इनके परिचय की एक लाइन भर है। यदि मैं उनका पूरा परिचय दे दूँ ना तो ये जो अपने आधे घंटे का जो सीरियल है वो उनके इंट्रोडक्शन में ही ख़त्म हो जाएगा। लेकिन मैं चंद उनकी स्पेशलिटीज़ आपको मैं बता दूं। ये टीवी सीरियल करते हैं, ये रियलिटी सीरियल करते हैं, रियलिटी शो करते हैं। इन्होंने छोटे पर्दे से लेकर बड़े पर्दे तक बड़ी बड़ी फिल्में की। अब दूसरा पार्ट, ये नंबर 1 एथलीट रहे देश के। और इन्होंने क्या नहीं किया, गोला फेंका, भाला फेंका, दौड़ लगाई, उछल कूद मचाई, रिंग में गए, बॉक्सिंग की, कुश्ती, सब एवरीथिंग। मतलब जो एक परफेक्ट एथलीट होना चाहिए वो भी है। और एक सबसे प्रमुख बात, जो हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा चीज़ देखी जाती है धार्मिक सीरियल, चाहे वो रामायण हो चाहे महाभारत हो, लेकिन इसके बाद यदि सबसे ज़्यादा कोई देखा जाने वाला सीरियल होता है और ख़ासतौर पर बच्चों में, वो होता है WWE। और किसी भी प्लेयर का, किसी भी एथलीट का सपना होता है कि वो एक बार ज़रूर WWE में जाए। तो हमारे सौरभ भाई ना केवल वहाँ गए बल्कि भारत का झंडा वहाँ गाड़ा और लोहा मनवाया। और क्या रिंग ऑफ सांगा के नाम से ये तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मुझे ऐसा लगता है कि इतने सारे रोल प्ले करने के लिए कम से कम 2-4 जन्म तो लेने ही पड़ते हैं। ईश्वर की बड़ी कृपा रही इनको ऊपर रही कि एक ही जन्म इनमें सब कुछ हासिल कर लिया। खैर सौरभ जी, मेरा सवाल सबसे पहले मैं यही करता हूँ कि ये जो इतने सारे वर्सटाइल जो चीज़ें आपके सामने हैं, मैंने इसलिए कहा है कि लोगों को कई जन्म लग जाते हैं जितना आपने एक बार में हासिल कर लिया। तो ये उपलब्धि आपने कैसे हासिल की, आपके संघर्ष के दौर की भी बातचीत करूंगा, लेकिन शुरुआत इसी से कर लेते हैं। ये आपने जो बात बोली है मैं इससे बिल्कुल सहमत हूं कि कोई भी इंसान अपनी लाइफ में एक टारगेट को लेके चलता है और उसे अचीव करता है। चाहे उसे एक अच्छी नौकरी करनी हो या उसे पॉलिटिशियन बनना हो, कोई भी एक काम को चूज करता है वो बड़ा होकर और पूरी जिंदगी उसके ऊपर मेहनत करता है। ये ईश्वर का मैं हमेशा शुक्रगुजार हूं कि मुझे ये मौके मिले, कि मुझे एक्टिंग करने का मौका मिला, मुझे टीवीज करने का मौका मिला, मूवीज की। मैंने धर्मा जैसी बड़े प्रोडक्शन की फिल्म की, इसमें बच्चन साहब, शाहरुख खान और सभी बड़े सुपरस्टार थे। देन WWE किया, जहां की 140 करोड़ की जनसंख्या में से अभी तक टोटल अगर हम गिने तो 6 से 7 सुपरस्टार हैं जो वहां तक पहुंच पाए। मैं उस लिस्ट में आ पाया, इसके लिए मैं हमेशा भगवान को थैंक यू बोलता हूं। बट मेरा मानना यह कि अगर आपके अंदर भूख है और आपके अंदर कुछ करने का जज्बा है तो आप कर सकते हो। क्योंकि मुझे याद है कि जब मैं ये चीजें कर रहा था, मेरे साथ के दोस्त कोई नौकरी में लग रहे थे, कोई पुलिस में जा रहा था, कोई टीचर बन रहा था, और घर वाले ही मुझे बोलते थे कि तेरे साथ के लोग सब आगे निकल रहे हैं, तू क्या कर रहा है। बट मेरा मानना हमेशा से ये रहा है कि जो आपको करना है उसको अगर आप पूरी जी जान से मेहनत करके करोगे तो आप उसे कर सकते हो। और जब आप छोटे शहर से एक मुश्किल परिस्थितियों से आगे निकलते हो तो आप बहुत मजबूत होकर निकलते हो। छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आपको हिला ही नहीं सकती। तो वही मेरे साथ हुआ और आशीर्वाद रहा ऊपर वाले का, मेरी मेहनत बराबर रही और अभी यहां तक पहुंचा हूं और उम्मीद करता हूं कि और आगे भी ऐसे ही चलता रहूंगा। अच्छा, एक बात है सौरभ जी, आपकी जो कद काठी है वो मध्य प्रदेश की तो नहीं लगती कम से कम। और सौरभ जी मध्य प्रदेश के डबरा के रहने वाले हैं, लेकिन उनकी फिजिक देख के ऐसा लगता है कि पंजाब या हरियाणा से ताल्लुक़ रखते हैं। खैर, ये तो अब ईश्वर की नियामत है आपके ऊपर कि उन्होंने ऐसी कद काठी आपको बख्शी। और ये बात सही कि जब इतना ऊंचा कद देता तो भगवान आपको वो हाइट भी प्रदान करता और आपको मिली वो। अभी अभी आपने एक जिक्र किया था कि अमिताभ बच्चन जी के साथ सानिध्य में आपको मौका मिला। एक आध कुछ वाकया जो यदि आप बता दें मुझे। मैंने कहीं पढ़ा था कोई सीन था, आपको उनको पंच करना था और उन्होंने पुनीत सर वाली स्टोरी आपको याद दिला दी, वो जरूर बताइए। बच्चन साहब सदी के महानायक हैं। ऐसे एक्टर, ऐसे कैरेक्टर सदियों में एक बार होते हैं। हम तो बचपन से उनको देख के ही बड़े हुए हैं। ये मेरे लिए बड़ी किस्मत वाली बात है कि मुझे बच्चन साहब के साथ स्क्रीन शेयर करने का मौका मिला।
तो बच्चन साहब के साथ एक बार मैं जब पहले मिला तो हम लोग बल्गेरिया में शूट कर रहे थे, सोफिया में। तो एक उनके होटल में उनके एक छोटी सी पार्टी रखी, तो जब मैं वहां उनसे मिलने गया तो ये वाकया शायद किसी को बोला नहीं मैंने, शायद पहली बार ये बोल रहा हूँ। तो जब मैंने उनसे, क्योंकि इतने बड़े सुपरस्टार हैं, मैंने कहा सर आपके संग पिक्चर क्लिक कर सकता हूँ? तो बच्चन साहब ने पहली बार मुझे बोला कि ऐसा पहली बार हो रहा है इस इंडस्ट्री के अंदर कि मुझे किसी का शोल्डर मेरे ऊपर हाथ आ रहा है ऊपर से। क्या बात, क्योंकि ऐसा कभी कुछ यस। तो लेकिन ये उनका बड़प्पन है कि उन्होंने इस तरह से मुझे दिया। हमने फोटो क्लिक की, फोटो सोशल मीडिया पे है भी। वहां उन्हें पहली बार बोला कि मुझे इंडस्ट्री पहली बार ऐसा कोई इंसान मिला जिससे मैं छोटा फील कर रहा हूँ। सेकंड एक सीन था जिसमें कि पहला मेरा सीन था बच्चन साहब के साथ, जिसमें बच्चन साहब घुटने पे हैं और मुझे उन्हें पंच मारना है। पहली बार तो इतना बड़ा स्टार जिसको आपकी फैमिली देख के मतलब आगे बढ़े और सदी के महानायक। दूसरा, मैंने सुना था कि बच्चन साहब बहुत ना सीरियस रहते हैं, बट मैंने एक चीज आज आपके शो के माध्यम से बोलना चाहता हूं कि बच्चन साहब जब तक एक्शन नहीं बोलते आपको एक नॉर्मल से इंसान लगेंगे। इस उम्र में भी एक्शन, जैसे ही डायरेक्टर ने एक्शन बोला, उनका कैरेक्टर में जो एनर्जी आती है, मुझे नहीं पता वो कैसा ये चीज हो पाती है, ऐसा बहुत कम लोगों में देखा है। तो उन्होंने मुझे मजाक में ऐसे बोल दिया क्योंकि उस दिन या उसके नेक्स्ट डे उनका एक दूसरा बर्थडे है, जो एक्चुअली वो 2 बर्थडे मनाते हैं। एक बार उनका जो रियल बर्थडे है, दूसरा उनका जब वो पुनीत सर साहब के साथ कुछ चोट लग गई थी, वो ठीक हुए थे, तो उस दिन वो ही था। तो उन्होंने बड़े प्यार से मुझे बोला, क्योंकि उन्हें पता था मैं WWE से आया हूं, तो उन्हें लगा कि प्रोफेशनल रेसलर। तो उन्होंने बोला मुझे ऐसे ही हल्के से कि ध्यान रखना, अब मैं उस उम्र में भी नहीं हूं कि सेफ्टी कर पाऊं और मेरे को पंच टच ना हो जाए। उन्होंने मजाक में कहा, बट मेरे पसीने आ गए क्योंकि बच्चन साहब ये बोल रहे हैं और मैं रेसलर हूं, हो सकता है बाय मिस्टेक कनेक्ट ना हो जाए। मैं घबरा गया और उसकी वजह से उस शॉट में 3 से 4 रीटेक लेने पड़े, क्योंकि मैं डर रहा था कि मेरा पंच कहीं करीब से निकल जाए। सो बट वो बहुत अच्छे इंसान है और ही इज द बेस्ट। बिल्कुल, आपने सौरभ जी बहुत बढ़िया बात कही, और ये बात सही है कि उनमें जो एनर्जी आती है ना, और वो जो उनमें एनर्जी, इसलिए तो वो विश्व के मतलब दुनिया के महानायक। ये शताब्दियों में, सदियों में एक आध बारी कोई पैदा होता है, लेकिन ये आपका भाग्य है कि आपको बच्चन साहब जैसे सुपरस्टार, सदी के महानायक के साथ आपको काम करने का मौका मिला और आपने वो बखूबी किया। अच्छा सौरभ जी, ये तो आपकी एक पार्ट है आपकी रोल का। एक जो जिसको लेकर आप घर घर में पहचाने गए, मैं बात कर रहा हूँ भीम के कैरेक्टर को लेकर। तो ये जो महाभारत की जो स्टोरी है, महाभारत में आपको रोल के लिए कैसे चुना गया? क्या केवल आपकी फिजिक देख के, या उन्होंने आप में कुछ स्पेशल लगा कि आपको नहीं ये कैरेक्टर में ढल सकते हैं? तो ये सारी चीज़ों का एक मुझे ये बताइए, आपकी वहाँ एंट्री कैसे हुई? बेसिकली मैं कई बार लोगों को बोलता हूँ कि सोशल मीडिया इतनी अच्छी भी नहीं जितना हम समझते हैं, क्योंकि हम दिन भर सोशल मीडिया टाइम वेस्ट करते हैं। बट मुझे जो भी मिला वो सोशल मीडिया के माध्यम से मिला। अच्छा। मैं एक्टर नहीं था, मुझे अच्छे से याद है उस समय मैं एक्चुअली पार्षद भी रहा हूं डबरा से, बहुत यंग एज में। अच्छा, उस भी बात थी। यस, तो मैं उस समय पार्षद था। तो मुझे फोन आता है, एक मेरे दोस्त थे। सो बेसिकली महाभारत के लिए ऑलमोस्ट सबकी कास्टिंग कंप्लीट हो चुकी थी। 2 कैरेक्टर थोड़े से रुके हुए थे, एक भीम और एक द्रौपदी जी। तो भीम के लिए वो लोग ढूंढ रहे थे कि एक ऐसा 6 फीट 3 इंच का ऐसा बंदा मिले जो थोड़ा सा इनोसेंट भी लगे, जो बॉडी बिल्डर ना हो, क्योंकि आजकल अगर देखोगे आप तो बॉडी बिल्डर इजीली मिल जाते हैं, बट एक पहलवान भी हो, थोड़ा सा सॉफ्ट फेस हो उसका, और सबसे बड़ी बात उसकी हिंदी अच्छी हो। क्योंकि इस तरह के लोग जो जैसा उन्हें कैरेक्टर चाहिए था वो मिल रहे थे हरियाणा या पंजाब में, बट वहां वो टोन का थोड़ा सा फर्क आ जाता है। बिल्कुल। तो इस कारण से वो कैरेक्टर उन्हें मिल नहीं रहा था। तो मेरे एक दोस्त ने, जो दिल्ली में है, उन्होंने फेसबुक पे देखा पोस्ट और उन्होंने मुझे बोला कि वो ऐसे भीम के लिए ढूंढ रहे हैं, तुम करोगे? मैंने कहा नहीं, मैं नहीं करूंगा, मैं तो पार्षद बन गया था। वो बड़ी बात थी मेरे लिए उस समय, 24 साल की उम्र में। मैंने मना किया उनको, बट उन्होंने मेरी फोटो फेसबुक से लेके उनको भेज दी। प्रोडक्शन को मैं पसंद आ गया, उनके मेरे पास डायरेक्टली फोन आया और मैंने स्ट्रेटली, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं स्ट्रेटली मना कर दिया, नहीं मुझे नहीं करनी एक्टिंग, क्योंकि मैं एक्टर था ही नहीं। हाँ। और एक ग्वालियर चंबल संभाग यानी डबरा छोटे शहर में एक पार्षद बन जाना एक यंग एज में थोड़ा सा एक अलग, आप समझते हैं, एक अलग क्रेज था। देन प्रोडक्शन जो प्रोड्यूसर थे मेरे, उनने दोबारा मुझे कॉल किया 15 से 20 दिन बाद। उन्होंने बोला कि हम महाभारत बना रहे हैं और भीम हमें करना है, आप करना चाहेंगे? हम चाहते हैं आप करें बेसिकली। देन उन्होंने मुझे बोला कि हम इतना आपको पर डे देंगे।
तो मैंने वो जो पर डे था उसका कैलकुलेशन डायरेक्ट 30 में किया। मुझे पता नहीं था इंडस्ट्री में कैसे काम होता है बेसिकली। मैंने कहा इतना पैसा एक दिन का दे रहा है, 30 दिन का इतना होगा, अगर ये सालों चल जाएगा तो इतना हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं क्योंकि पैसा एक हमारी बहुत बड़ी जरूरत है सर्वाइव करने के लिए। जब छोटे शहर से आप निकलते हो बाहर, देन वहां पहुंचा, कास्टिंग वाले ने मुझे 2 स्क्रिप्ट दी थी, आज ही मुझे याद है। एक थी जिसमें मुझे द्रौपदी से बड़े प्रेम से बोलना है, और दूसरा था जब मुझे दुर्योधन को गुस्से में बोलना है। तो जो स्क्रिप्ट प्रेम वाली थी मैंने उसको वापस दे दी। मैंने कहा भाई ये मेरे बस की नहीं है, लेकिन जो गुस्सा होने वाली है मैंने कहा ये मुझे दे दो, क्योंकि मैं भाई चंबल ग्वालियर चंबल संभाग से आया हूँ जी। देन मैंने बहुत अच्छे से, कुछ नहीं चीखना चिल्लाना, गुस्सा होना था, जो कि थोड़ा सा चंबल साइड में ब्लड में है वो चीजें। तो वो मैंने बहुत अच्छा किया। देन उन्होंने मुझे फाइनलाइज किया, और सारे बड़े एक्टर थे, मैं नॉन एक्टर था, थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन बस ये सोचा कि अब आ ही गया हूं यहाँ, क्योंकि हम लोग बहुत जिद्दी होते हैं, सारे मध्य प्रदेश वाले ही मेरा मानना है। तो मैंने कहा यहाँ आ गया हूं तो इसको अच्छे से करके ही जाऊंगा। सही बात। देन आप लोगों के सामने स्क्रीन पे आया मैं। ये बिल्कुल आपने ठीक बात कही। और मध्य प्रदेश का ग्वालियर चंबल एक ऐसा अंचल है कि जहाँ लोग बात बात पर बंदूक उठा लेते हैं, ये फैशन है वहाँ। लेकिन आपने तो बात बात पर गदा उठा ली, और जब गदा चलाई आपने महाभारत में तो उसके सारे लोग फैन हो गए। अच्छा सौरभ जी, एक बात जरूर है, हम भीम के कैरेक्टर को शक्ति से, मतलब उससे पावर से जोड़ते हैं, लेकिन महाभारत जो है या पूरी श्रीमद् भगवत गीता जो है उसमें हिंदी का और संस्कृत का जी बिना उसके वो पॉसिबल नहीं है। दूसरा, आप पावर इकट्ठी कर सकते हैं, लेकिन वो जो स्पिरिचुअलिटी है, ठीक है, भीम का कैरेक्टर केवल शक्तिशाली कैरेक्टर नहीं है, वो जो उसमें जो भगवान का जो एक भगवत सत्ता का कैरेक्टर आना चाहिए, वो ऐसा आसानी से नहीं आ पाता। तो मैं उस चीज़ से आप को पूछना चाह रहा हूँ कि आपके चारों तरफ भगवान कृष्ण आपके साथ रोल कर रहे हैं, अर्जुन जैसा महाधनुर्धर आपके साथ, युधिष्ठिर जैसा धर्म शास्त्र का ज्ञाता आपके साथ, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको, मैं पावर की बात नहीं कर रहा, मैं जो स्पिरिचुअलिटी की जो बात कर रहा हूँ, मैं जो आध्यात्म की जो बात कर रहा हूँ, उसको आपने कैसे इसमें आत्मसात किया? जी देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि पूरे भारतवर्ष की बात करें तो जो आम फैमिली है, जो मध्यम वर्ग परिवार है, ऐसा मुझे लगता है, हो सकता है मैं गलत हूं, वहां कहीं ना कहीं आज भी मम्मी पापा दादा दादी कोई ना कोई सुबह उठ के पूजा करता है, चाहे हमारी पूजा छोटी हो बट पूजा करते हैं, भगवान को चंदन लगाया। तो ये चीजें हम देखते हुए बड़े होते हैं। मेरे बचपन से मेरे दादाजी मुझसे रामायण पढ़वाते थे। वो इसलिए नहीं कि उन्हें सुनना है, वो इसलिए कि मैं पढ़ पाऊं शायद। तो वो सब चीजें करते हुए मंदिर जाना, ये सब चीजें ऑलरेडी पहले से बहुत अंदर थी मेरे। जब मुझे प्रोड्यूसर ने ये कैरेक्टर को डिस्क्राइब किया, मुझे समझाया कि भीम पावर इज ओके, पावर इज डिफरेंट, बट भीम का अपने परिवार के प्रति जो समर्पण था, भीम का जो प्रभु श्री कृष्ण के प्रति जो उनकी श्रद्धा थी, जब उम्र में बड़े थे वो, कई कैरेक्टर में उनसे मजाक करते हुए दिख रहा हूं, बट भीम जानते थे, वो बहुत विद्वान भी था भीम ऐसा नहीं हम लोगों को लगता है कि सिर्फ वो पावरफुल है या खाता है, और फैमिली को, वो बहुत इंटेलिजेंट थे भीम। क्योंकि हमने शो करने से पहले काफी पढ़ा, रिसर्च किया इसके बारे में, काफी बड़े बड़े विद्वानों से बुलाए जाते थे डिस्कस करने के लिए। तो मुझे लगता है कि मैं उसके लिए बना था, क्योंकि मैं भी अपनी फैमिली को, अपने दोस्तों को उतना ही प्रेम करता हूं जो शायद भीम जिस समय होंगे करते होंगे, और अपने कर्तव्य के प्रति जो समर्पण भीम का था वो मेरे अंदर भी कहीं ना कहीं वो चीजें हैं। तो बस यही सब चीजें इजी थी जो आसानी से वो चीजें एक्सेप्ट कर पाया मैं। अच्छा, एक आपका जो एथलेटिक्स का जो आपका जो पार्ट है, जो शुरुआत में आप इसमें आए, उसकी जर्नी ज़रूर हमें बताइए कि कैसे आप आए, शुरुआत में क्या हुआ, आप कितने साल के थे जब आपने एथलेटिक्स में अपने पैर आजमाने शुरू कर दिए, और दूसरा इसमें क्या क्या हर्डल्स है, क्योंकि डेफिनेटली ये तो आपका उजला पक्ष की हम बात करते हैं, आप सफल हो गए तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन जो डार्कर साइड है, निश्चित तौर पर आपने बड़ा गंभीर संघर्ष आपको साथ करना पड़ा होगा, खासतौर पर जब अपन मध्यम मिडिल क्लास फैमिली साथ हैं, वो ज़रूर आप पूरा आप बताइए कैसे क्या हर्डल्स आए, कितनी चुनौतियों का आपने सामना किया, पारिवारिक पृष्ठभूमि। देखिए, खेल के प्रति कुछ चीज़ ऐसी होती हैं जो बहुत कठिन होती है बट बोलनी चाहिए, ये मेरा मानना है, लोग बोलते नहीं शायद। खेलों के प्रति कहीं ना कहीं हमारे प्रदेश में बहुत ज्यादा स्थिति खराब है। आज से 15 साल पहले जब मैं स्पोर्ट्स कर रहा था तो हमारे शहर में ऐसा कोई भी ऐसा स्पोर्ट्स का फैसिलिटी नहीं थी जिससे कि आप आगे निकल पाओ। मुझे आज भी याद है कि मैंने शुरुआत अपनी जेवलिन थ्रो से की थी। उस जेवलिन थ्रो की वजह से मेरे शोल्डर में इंजरी हो गई क्योंकि मेरे पास कोच नहीं था।
बस पता है कि जेवलिन है, इसको फेंकना है, कैसे भी फेंकना, क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। तो ये सारा चीजें बहुत बहुत टफ थी। मुझे ऐसा लगता है कि यदि आपको प्रॉपर कोच मिल जाता तो नीरज चोपड़ा की पहले आपके मैं आज, ये खैर लोगों को लगेगा कि मैं कैमरे पे बोल रहा हूं, बट मैं आज आपको बोल रहा हूं कि अगर मुझे सही टाइम पे सही कोच मिल जाता तो मैं इस दुनिया को हिला देता। हाँ, मैं अभी भी खुश हूं, ठीक है जो चीज है मेरे पास। मैं अब जो डार्क साइड है वो बहुत टफ है, लोगों को हमेशा जो आपका सक्सेसफुल लाइफ है वो ही दिखाई देती है, बट सच्चाई ये है कि मैंने 19 साल मेहनत की इस जगह तक पहुंचने के लिए। उस समय यूट्यूब भी नहीं होते थे, इंटरनेट भी नहीं होते थे, बहुत स्ट्रगल किया, कोशिश की। सो मुश्किलें थी बट लगा रहा मैं। नहीं, निश्चित तौर पर आपका ये जो समर्पण रहा और जो मातृभूमि के प्रति आपका जो प्रेम है, प्रदेश के प्रति आपका जो प्रेम है, उसको सैल्यूट करते हैं सभी। अब मैं उस पक्ष की बात कर रहा हूँ जो सपना होता है किसी का, और मुझे लगता है कि आपका भी सपना था WWE। जी। मतलब आप ये देखिए कि मैंने पहले ही जिक्र किया था कि घर में बच्चों का यदि सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला कोई गेम है तो वो WWE। अब यहाँ पे ट्रिपल एच, रोमन रेंज, ये मतलब ये कैरेक्टर, अब ये ऐसा नहीं रहा कि कोई हाइपोथेटिकल या कुछ सपने में सोचने वाली बात नहीं हो, ये घर घर के कैरेक्टर हो गए। तो वहाँ तक आप कैसे रहे, कैसे पहुँचे, वहाँ की आपकी जर्नी ये जरूर शेयर कीजिए। WWE के बारे में तो मैं लोग बिलीव नहीं करेंगे इस बात पे, मैं 7 या 8 साल का रहा हूँगा। मैंने पहली बार टीवी पे, उस समय ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होती थी मुझे याद है, और हमारे घर में टीवी नहीं था, पड़ोसी के घर में टीवी था, देख रहे थे कुछ, उस समय शटर वाली टीवी होती थी, लॉक लगा दिया बट खुला था किस्मत से। तो मैंने एक चीज देखा कि वहां पे ना एकदम से एक ऐड आया, ऐड में WWF होता था उस समय, WWF। तो वो आया और उसमें एक बंदा निकल के आ रहा है, लोग चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, फायर हो रहा है। तो मुझे लगा ये क्या चीज है यार, ये करना है, तो कितने लोग ताली बजा रहे हैं इसके लिए। तब मैंने सोचा था कि मुझे ये करना, क्या है ये, नो आइडिया, कैसे करना है, नो आइडिया। तो मेरा सपना WWE का वहां से शुरू हुआ था। और मैंने इसीलिए किक बॉक्सिंग किया, क्योंकि मुझे लगा कि रेसलिंग में अगर जाना है, अब रेसलिंग थी नहीं आसपास कहीं भी, तो मैंने कहा यार कुछ मार धाड़ वाला ही करना पड़ेगा। तो उस समय 2-3 गेम आते सुनाई देते थे, कराटे और कुश्ती, ये सब सुनते थे, बट वो फैसिलिटी थी नहीं डबरा में। तो जब मैं हरियाणा गया तो मैंने इसीलिए स्पोर्ट्स किक बॉक्सिंग की शुरुआत की। और किक बॉक्सिंग करने के बाद अब प्रॉब्लम ये हो रही थी कि एक तो हिंदी मीडियम से पढ़े, इंग्लिश में हाथ बहुत ही भयंकर कमजोर था उस समय, ठीक है, और इंटरनेट की उतनी सुविधाएं थी नहीं। आप सर्च, अगर यूएस तक आपको रीच करनी है, आप कैसे करोगे? आज बहुत आसान है, उस समय आसान नहीं था। बट मैंने ये सोचा, मैंने कहीं सुना था कि अगर आप अपनी कंट्री के टॉप एथलीट होते हैं तो WWE आपको मौका दे सकता है। तो मैंने स्पोर्ट्स में पूरी जी जान लगा दी, नेशनल चैंपियन रहा 4 बार। उसी दौरान 2017 में WWE ने एक ट्राई आउट किया था दुबई में, तो उसमें इंडिया से करीब 15 से 22 एथलीट उन्होंने इनवाइट किए थे, जिसमें मैं भी गया था। और वहां ट्राई आउट में मेरे से बहुत यंग लोग थे, 22-23 साल के लड़के थे, मैं उस समय 31-32 था। बट मैंने इतना, क्योंकि बचपन से भूख थी ना, वो चीज वो सामने थी, मैंने कहा अब चाहे कुछ भी हो जाए, ये ट्राई आउट क्रॉस करना ही करना है। और फाइनली वहां से 2 या 3 लोग हम फाइनलाइज हुए थे उन 14 कंट्रीज के 40 एथलीट में से, और मुझे उन्होंने सिलेक्ट किया। वो जिस जगह आप गए थे वहां के लोग तो और भी हेल्थ हर्ट में बड़े, मैं पठान और खान और जाने कौन। यस, सो वहां सीरिया, गल्फ कंट्रीज काफी सारे, वो लोग जो दिन भर रेड मीट खाते हैं, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग। मैं वेजिटेरियन हूँ 100% वाला। तो थोड़ा शुरू में लगा कि यार ऐसा ना हो, क्योंकि काफी यंग एज में भी दिख रहे हैं और दे आर मस्कुलर एंड स्ट्रॉन्ग, बट ब्रेन से बड़ा कुछ नहीं है, ये मेरा मानना। आप कितने भी पावरफुल, अगर आपका ब्रेन रेडी है ना, तो आप कुछ भी कर सकते हो। वही हुआ, क्योंकि उससे ठीक पहले मैं एक शो कर रहा था सोनी का रावण, तो उसके लिए मैंने वेट रिड्यूस किया था अपना। महाभारत में 155 पे था, एंड उस शो के लिए मैंने 110 पे आ गया था। तो मैं मतलब पतला भी था, लेकिन मेरी जो जुनून था वो इतना था कि सबको बीट किया वहां मैंने। मतलब जुनून के आगे सारे फीके थे। अच्छा, ये जैसे मान लो आप वहाँ दुबई गए आपने, फिर वहां से सेलेक्ट हुए, फिर यूएस कैसे पहुंचे, और वहां की जो फाइट है, सबसे अच्छी फाइट बताइए। वो जो बड़े बड़े लोग जिनके बारे में हम सुनते थे, ट्रिपल एच, मतलब जिनके अभी तो टीवी पे ही दर्शन करे लोगों ने, और आप उनसे मिले, आप उनसे बातचीत की, रोमन रेंज और भी बहुत सारे बड़े नाम जो वहाँ के, और देश का एकमात्र खली, जी खली साहब, आप तो मध्य प्रदेश के भी खली हैं, तो उनसे मिलना, फिर उनके अनुभव लेना, ये सब बड़ा रोमांचकारी, मुझे तो मतलब बड़े सुनते से ऐसा लगता है। लेकिन आपने कैसा फील किया उस समय? जिस चीज को आपने बचपन से, जिस सपने को देखा, और जब वो सपना आपके सामने होता है, तो वो फीलिंग ना मैं शब्दों में बोल नहीं सकता। मुझे आज भी याद है,
शायद मैंने किसी इंटरव्यू में बोला भी नहीं है, मुझे आज याद आ गया, आपने सवाल इतना गहरा कर दिया कि WWE का ट्रेनिंग सेंटर है, उसको परफॉर्मेंस सेंटर बोलते हैं ये लोग, जो नए एथलीट होते हैं इनको ब्रिंग करके वहां ले जाते हैं ऑरलैंडो फ्लोरिडा में, और वहां आपको ट्रेन करते हैं पहले कि आप ट्रेन हो देन आप रेसलिंग। तो पहला दिन जब मेरा ट्रेनिंग सेंटर का था तो मैं सिर्फ ट्रेनिंग सेंटर पे खड़ा था, अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी ठीक है, क्योंकि मुझे लग रहा था अंदर अंडरटेकर होगा, अंदर रॉक होगा, जो भी बड़े एथलीट है, और ऑन कैमरा बोल रहा हूँ कि मुझे ना मेरे आंखों से आंसू आने लगे थे, क्योंकि मैंने बचपन में 7-8 साल की उम्र में वो चीज सोची थी और वो मेरे सामने थी। डबरा से निकल के इतने आम परिवार से निकल के वहां तक पहुंचना, फ्लाइट से इतना लंबा फ्लाई करना। और तो फर्स्ट डे जब मैं अंदर गया तो मेरी सबसे पहली मुलाकात शॉन माइकल से हुई थी। अच्छा। क्योंकि वो NXT के हेड थे उस समय, और शॉन माइकल बहुत बड़े सुपरस्टार रहे हैं अपने टाइम के, ट्रिपल एच के साथ में उन्होंने बहुत काम किया है और एक अपने आप में एक बहुत बड़े स्टार है। उनसे मिला, देन हमारी बात शुरू हुई, फिर ऐसे धीरे धीरे काफी अंडरटेकर ने मुझे ट्रेन किया। अंडरटेकर को तो कौन नहीं जानता, उनने ट्रेनिंग की थोड़ा सा ट्रेन मुझे मार्क हेनरी ने किया, और काफी बड़े बड़े सुपरस्टार। ऐसा तो अपने आप में बहुत बड़े नाम है। मैं रॉक से मिला, रॉक हॉलीवुड के इतने बड़े स्टार हैं, तो जब वो आए सामने परफॉर्मेंस मतलब ये लोग वो हैं कि इनके स्टैचू के सामने खड़े होकर लोग फोटो खिंचाते हैं, आप उनसे साक्षात मिले। यस, तो वो मेरे खुद के रोंगटे खड़े हो रहे हैं। डबरा से जर्नी लेके रॉक से मिलना, जॉन सीना से मिलना, केन से मिलना, ये मतलब ये इतने बड़े स्टार्स हैं जिनके बारे में हम सिर्फ सोचते थे उनके संग। और अच्छी बात ये है कि वो लोग बहुत हम्बल है। अच्छा। मुझे ये कोई आइडिया नहीं था, इतनी हम्बलनेस मैं कहता हूं कि हम सब लोगों में जो भारतीय सुपरस्टार हैं, हम एथलीट्स हो या एक्टर हो, हमें उनसे ये सीखने की बहुत जरूरत है कि आपको हम्बल कैसे रहना है। तो बहुत अच्छा था। अच्छा, एक चीज जरूर मैं आपसे जानना चाहूंगा और बहुत से लोग भी जानना चाहेंगे, WWE जो सब लोग देखते हैं और वहां जो उठा के पटक देते हैं, और कुर्सी हाथ में तो कुर्सी से मार दिया, लेडर हाथ में आया तो लेडर हाथ में मार दिया, उसके ऊपर चढ़ गए, खूना खून हो रहे हैं, ये सब देख के घबराहट होने लगती है। मतलब कमजोर दिल वाले तो एक हाथ उसको ना देखें तो ज्यादा अच्छा। तो ये क्या वास्तव में सब रियल होता है या ये एक्टिंग होती है? ये बड़ा एक यक्ष प्रश्न है, महाभारत की भाषा में बात करूं तो। ये आपका इतना लेट क्वेश्चन आया, मुझे उम्मीद नहीं थी, मुझे लग रहा था कि पहला क्वेश्चन यही आने वाला है, क्योंकि कुछ सस्पेंस रहना चाहिए क्योंकि मोस्टली जर्नलिस्ट हो, बच्चे हो, लोग हो, सबने ये पूछा। सो बेसिकली WWE जो है ये एक रेसलिंग इंडस्ट्री है और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है। तो हम मेरी और किसी भी एथलीट की फाइट क्यों हो रही है, वो एक क्रिएट की जाती है स्टोरी। अच्छा। लेकिन जब हम लड़ रहे होते हैं अंदर, आपने बोला चेयर शॉट इज रियल, वो रियल होता है। हाँ। मैं आपको इंसिडेंट सुनाना चाहूंगा। एक इंडियन रेसलर था और एक ड्रू मैकेंटायर स्कॉटिश रेसलर था। उस सीन में शायद उसे 1 या 2 चेयर शॉट मारने थे जो मारते हैं, बट क्राउड ने इतना सपोर्ट किया कि उसने 21 चेयर शॉट मारे थे हमारे एथलीट को। 21। उसकी एल्बो आज तक खराब है उस एथलीट की, उसके बैक में स्ट्रेच लगे। तो यहां क्या होता है कि हम लोगों को ट्रेन ऐसे किया जाता है कि हम लोग इतने स्ट्रांग हो जाते हैं कि अगर गलती से कोई चीज बहुत ज्यादा हिट हो गई तो कोई इश्यू नहीं हो, आप संभाल लो। अब जैसे कि हम लोग कोशिश करते हैं कि जो स्ट्रांग पार्ट है वहां हम प्रॉपर हिट करें, और जो थोड़े फेस है, फेस पर हम लोग हिट नहीं करते, कोशिश करते हैं 4 आर्म मारे। तो जो ऊपर से अब मैं 6 फीट 8 इंच का हूं, अगर मैं किसी को चोक स्लैम दूंगा तो 8 फीट पे बंदा होता है ऊपर। 8 फीट से कोई लैंड करता है, चोट लगेगी। ये पॉसिबिलिटीज नहीं है चोट ना लगे, बट हाँ ये कोशिश की जाती है कि चोट कम से कम कैसे लगे, उसकी ट्रेनिंग हमको ट्रेनिंग सेंटर में दी जाती है। बिल्कुल। अब जो रोमन रेंज का एक वो शॉट वो जो जाते हैं और स्पेयर, यस, वो कभी आपके साथ? नहीं, मैं रोमन के साथ कभी मेरा ऐसा मौका मिला नहीं। इंडिया में बहुत फैन है रोमन के, और ऐसा मुझे मौका मिला नहीं। बट हाँ स्पेयर मैंने, क्योंकि और भी जो अदर रेसलर वो स्पेयर देते हैं, वो बड़ा पसंदीदा शॉट है। वो क्रिकेट की भाषा में कहें स्पेयर इज वेरी फेवरेट। तो गोल्ड वर्क मारते थे पहले स्पेयर, अभी रोमन रेंज मारता है। तो स्पेयर इज गुड, और लेकिन आपके लिए टफ होता है जब आप बहुत लंबे चौड़े हो, क्योंकि आप उस पोजीशन में गिर ही नहीं पाते। नॉर्मल एक एथलीट होता है वो अपने आप को स्क्वीज कर लेता है और वो लैंड कर जाता है, बट जब बड़े लोग होते हैं तो हम लैंड नहीं कर पाते, तो कभी गर्दन कभी कमर। अच्छा, वैसे एक संक्षिप्त सा सवाल छोटा सा मैं लूंगा जी, चूंकि अब आपके साथ तो चर्चा खत्म करने का मन ही नहीं हो रहा है ना, लेकिन चूंकि आपने भी बताया प्योर वेजिटेरियन जी, और ये पावर का मामला है, तो कैसे आप कर पाए टोटल वेजिटेरियन रह के, क्योंकि इसमें तो बहुत सारी प्रोटीन्स और जाने क्या क्या ये सब, तो ये तालमेल ये कैसे, इतनी बढ़िया फिजिक कैसे पॉसिबल हुई? आपने पहली बार में ये मान लिया कि मैं वेजिटेरियन हूं, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लोग इस बात को बिलीव ही नहीं करते कि ये पॉसिबिलिटीज नहीं है, क्योंकि 6 फुट 8 इंच और 145 किलो वजन, हाउ इज पॉसिबल विद वेजिटेरियन फूड। बट
अगर हम अपनी पुरानी हिस्ट्री में भी जाएं तो ऐसा नहीं है कि वेज में वो पावर, वो स्ट्रेंथ, वो प्रोटीन चीजें नहीं है। बट थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या है कि लोग आजकल इजी चीजें करना चाहते हैं कि आपने सिंपल चीज ली, नॉनवेज लिया, आपने खा लिया, प्रोटीन टेक कर लिया। ऐसा नहीं, वेज में भी सारी वो चीजें हैं, हमारे पूर्वज भी खाते थे, हम भी खाते थे, और बस उनको थोड़ा कुछ सर्च करना होता है। कुछ डेयरी प्रोडक्ट होते हैं, कुछ चिक पीस होते हैं, अलग अलग चीजें होती हैं। और वेज हमेशा स्ट्रांग है। मैं बोलता हूं अगर वेज स्ट्रांग नहीं होता तो किसी भी मशीन की ताकत हॉर्स पावर से नहीं नापी जाती। ठीक बात कह रहे हैं आप। सो वेजिटेरियन इज गुड फॉर एवरीवन। सौरभ जी, वास्तव में मैंने पहले ही कहा है कि ये चर्चा का विराम करने की इच्छा नहीं हो रही, और चूंकि आपका इतना वास्ट एक्सपीरियंस है कि डबरा से लेके ऑरलैंडो की जो यात्रा है उसको निश्चित तौर पर अपन आधे घंटे के प्रोग्राम में नहीं समेट सकते। ईश्वर ने चाहे तो फिर मुलाकात होगी, लेकिन फिलहाल इतना ही। आप हमारे स्टूडियो आए, बहुत बहुत शुक्रिया। आगामी प्रोजेक्ट के लिए हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। तो ये थे मध्य प्रदेश के खली सौरभ गुर्जर जी। बातचीत करने की कुल आपको लगा होगा कितने ज़बरदस्त कैरेक्टर हैं। हम चाहते वार्ता और लंबी होती, लेकिन फिलहाल अभी इतना ही। आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए IND24। नमस्कार।